गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 साइंस के चैप्टर नंबर 2 को, इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसके पहले के चैप्टर को भी आप देख लो, जहाँ पर मैटर के बारे में बहुत सारी चीज़ों को बताया गया। तो भाई आपको ये वीडियो क्यों पढ़ना चाहिए, क्या फ़ायदा है इस वीडियो को पढ़ने से। तो इस वीडियो को मैंने नोट्स से बनाया है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इससे नोट्स तैयार कर सकते हो। सारे टॉपिक्स को पॉइंट वाइज पढ़ाया गया है, तो एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन आंसर आएंगे उसको पॉइंट वाइज करके आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो। और बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है, सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में बहुत अच्छे से आ जाएंगे। काफ़ी चीज़ें मैंने याद कराने का भी कोशिश किया है, वो आप याद भी कर सकते हो। की पॉइंट्स मैं यहाँ बताऊंगा जिससे कि आप सारे डेफिनेशन को याद कर सकते हो। इसमें कौन कौन से वर्ड्स आपको ऐड करने हैं ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो बहुत अच्छे अच्छे डेफिनेशन भी यहाँ पर हैं और इसे आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हो। बच्चों वीडियो को 1.5x फास्ट करके देखो तो वीडियो जल्दी समाप्त हो जाएगा। इसके पहले चैप्टर को आपने पढ़ा है और आपने जान भी लिया है कि मैटर क्या है। मैटर क्या है, वे सारी चीज़ें जो कि स्थान घेरती हैं और जिनमें मास होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर अथवा पदार्थ। और अब हम लोग, तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को पढ़ा था, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ा था। वहाँ पर हम लोगों ने फिजिकल स्टेट के आधार पर मैटर के क्लासिफिकेशन को पढ़ा था। तो मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ये तुमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। पहला क्या है, सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग केमिकल कंपोजिशन के आधार पर क्या पढ़ने वाले हैं, मैटर के क्लासिफिकेशन को पढ़ने वाले हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन एंड दीज आर क्या है, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। यानी कि यदि मैटर को हम लोग केमिकल कंपोजिशन के आधार पर बांटते हैं तो यह 2 प्रकार का होता है। पहला है प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा है मिक्सचर। फर्दर प्योर सब्सटेंसेस भी 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड। और मिक्सचर को आगे हम लोग और डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला है हेट्रोजीनियस मिक्सचर और दूसरा है होमोजीनियस मिक्सचर। अब यहीं पे हम लोग को काफ़ी चीज़ें सीख लेनी होती है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। सबसे पहला तो आपको समझना चाहिए कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, इसको समझ लो। उसके बाद इसके डेफिनेशन को भी हम लोग समझेंगे। तो बच्चे लोग, दुनिया में बहुत चीज़ें हम लोग आजू बाजू देखते हैं, इन सब में बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्योर एलिमेंट के फॉर्म में होते हैं और बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो कि कंपाउंड के रूप में होते हैं और बहुत सारे ऐसे भी पदार्थ हैं जो कि मिक्सचर के रूप में होते हैं। अब उदाहरण हम लोग लेंगे, जैसे गोल्ड का कोई ऑर्नामेंट तुम्हारे पास, यानी गोल्ड का कोई गहना है, तो किस रूप में होता है, एलिमेंट के रूप में होता है। यदि हम लोग लोहे का कोई सामान देखें तो वह भी किस रूप में होता है, एलिमेंट के रूप में होता है। इस प्रकार से यदि कंपाउंड की बात करें तो तुम H2O यानी वाटर के बारे में ज़रूर जानते होगे, यह क्या है, कंपाउंड के रूप में है। CO2 क्या है, कंपाउंड के रूप में है। HCl जो एसिड है वह कंपाउंड के रूप में है। H2SO4 यदि एसिड की बात करें तो कंपाउंड के रूप में है। CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट है जिससे हम लोग संगमरमर बोलेंगे, वह भी किस रूप में है, कंपाउंड के रूप में है। अब यदि मिक्सचर की बात करें तो एयर हमारा क्या है, मिक्सचर है। एयर में क्या हो सकता है, एयर में ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, इसी तरीके से H2O भी पाया जाएगा जलवाष्प के रूप में, यानी ये फिर गैसियस फॉर्म में पाया जाएगा। तो एयर क्या है, एक मिक्सचर का उदाहरण हो गया जिसमें ये पदार्थ पाए जाते हैं। अब इस पदार्थ को देखोगे तो इसमें ये दोनों एलिमेंट के रूप में है और ये कंपाउंड के रूप में है। इसी प्रकार से यदि मिक्सचर की बात करें तो हम लोग वाटर और साल्ट का मिक्सचर ले सकते हैं। वाटर मतलब क्या हो गया, H2O, और इसमें साल्ट मान लो कि NaCl घुला हुआ है, तो ये फिर क्या हो गया, एक मिक्सचर हो गया।
तो इस तरीके से ये सारे उदाहरण हैं जो कि मैंने तुम्हें बताए। कहने का मतलब है कि हम जो पदार्थ अपने आसपास, मैटर अपने आसपास आजू बाजू देखते हैं, वह तीन रूपों में हमें देखने को मिल सकता है। कुछ प्योर एलिमेंट के रूप में होगा, कुछ कंपाउंड के रूप में होगा और कुछ मिक्सचर के रूप में होता है। यही कारण है कि हम लोग बोलते हैं कि ये जो मैटर है हमें तीन रूपों में मिलता है। बेसिकली ये दो ही रूप है, लेकिन हम लोग यहाँ इसको तीन बना के पढ़ रहे हैं। कौन कौन? एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। जबकि एलिमेंट और कंपाउंड को हम लोग प्योर सब्सटेंस कह रहे हैं और ये फिर क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। अब इसको और अच्छे से थोड़ा हम लोग समझते हैं। और अच्छे से समझोगे तो यहाँ पर ये चीज़ तुम्हें समझना होगा। ये है पीरियोडिक टेबल और ये पीरियोडिक टेबल बताता है कि हमारी पृथ्वी पर अभी ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? 118 तत्व यानी कि एलिमेंट पाए जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये सारे एलिमेंट के लिस्ट दिए गए हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इस तरीके से ये 118 एलिमेंट तुम यहाँ पर देख सकते हो। अब यही जो एलिमेंट हैं वो कुछ तो प्योर फॉर्म में तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि एलिमेंट फॉर्म में तुम यहाँ पर देख सकते हो कि एलिमेंट फॉर्म में तुम्हारे अगल बगल क्या चीज़ मिलता है। जैसे कि सोने का जो भी सामान है, तुम्हारा सोना यानी कि गोल्ड, वो क्या हो गया? एलिमेंट है, प्योर एलिमेंट है। जैसे मान लो सोने का एक इस तरीके से, सोने का मान लो कि एक बार हो गया, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सोना है यानी Au से बना हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ इसमें Au है और कुछ भी नहीं है। तुमने देखा होगा कि तुम्हारी माँ चांदी की गहने यूज़ करती हैं, तो उसमें क्या है? बस सिर्फ चांदी ही चांदी है यानी Ag, सिर्फ Ag से ही वह बना हुआ है यानी प्योर उसमें Ag है। इसी प्रकार से यदि हम लोग कॉपर के वायर का बात करें, कॉपर का वायर तुमने देखा है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉपर ही है। यदि तुमने एल्युमिनियम का वायर देखा है तो वह क्या है? सिर्फ एल्युमिनियम ही है। यदि तुमने आयरन देखा है, अरे आयरन तो देखा ही है ना भाई, लोहा, तो उसमें सिर्फ आयरन ही आयरन है। इस प्रकार से हमारे प्रकृति में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसमें प्योर एलिमेंट हम लोगों को देखने को मिलता है। तो यानी वो क्या हो गया? वो एलिमेंटल फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। तो अभी मैंने कुछ उदाहरण बताया जो कि डायरेक्ट एलिमेंट के रूप में पाए जाते हैं, जो उदाहरण मैंने बताया तुम्हें। लेकिन हमारे प्रकृति में ये एलिमेंट्स सिर्फ सिंगल रूप में नहीं पाए जाते, बल्कि एक दूसरे से ये बॉन्ड बनाते हैं और फिर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। और ये कंपाउंड के रूप में भी हमारे नेचर में पाए जाते हैं। तो कंपाउंड क्या है? जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स आपस में एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलते हैं तो कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे H2O, H2O में हाइड्रोजन का दो एटम ऑक्सीजन के एक एटम से मिलता है यानी फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है, यानी हाइड्रोजन हमेशा दो होना चाहिए, ऑक्सीजन सिर्फ एक ही होना चाहिए और ये वाटर का फॉर्मेशन करेगा। इसी प्रकार से मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें तो Mg एक होगा और O एक होगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। अब यदि मान लो CO2 बनाते हैं, CO2 नामक क्या कंपाउंड बनाते हैं, तो C का एक एटम होगा और O का दो एटम होगा, CO2 बनेगा। इसी प्रकार से हम लोग CaCO3 भी अपने प्रकृति में देखते हैं, नेचर में देखते हैं, जिसमें कैल्शियम, कार्बन और 3 ऑक्सीजन मिल करके CaCO3 बनाते हैं। इसी प्रकार से HCl हो गया, H2SO4 हो गया, हजारों हजार कंपाउंड्स हम लोग अपने नेचर में देख सकते हैं, जो कि कैसे बनता है? एलिमेंट्स के आपस में मिलने से बनता है। अब तुम समझ पा रहे होगे एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है। अब एक और चीज़ हमारे नेचर में, प्रकृति में पाया जाएगा, वह क्या हो गया? मिक्सचर, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि अब मिक्सचर कैसे बनेगा। मिक्सचर में क्या होगा? एलिमेंट्स पाए जाएंगे या एलिमेंट्स और कंपाउंड्स पाया जाएगा या सिर्फ कंपाउंड्स पाया जाएगा। इसका मतलब
दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलकर के क्या बनाएगा, मिक्सचर बनाएगा। दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलकर मिक्सचर बनाएगा। दो या दो से अधिक कंपाउंड मिलकर मिक्सचर बनाएगा। दो या दो से अधिक एलिमेंट और कंपाउंड मिलकर के भी मिक्सचर बनाएंगे। समझ में आ गया, ये मिक्सचर इस प्रकार से होगा। और मिक्सचर में ये जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिलते हैं इनका कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं होता, जैसे मैंने एयर का एग्जाम्पल बताया है। एयर में क्या है, एयर में O2 नामक एलिमेंट हो गया, N2 नामक एलिमेंट हो गया, H2O नामक कंपाउंड हो गया। तो इस तरीके से ये आपस में मिलते हैं किसी भी प्रोपोर्शन में, तो किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, मिक्सचर में, मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखा तुमने, जो मैटर है हमारे अगल बगल वह किन रूपों में पाया जाएगा, इन्हीं तीन रूपों में पाया जाएगा, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के रूप में। चलो, तो यहां पर तुमने देख लिया। अब ये प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होता है, इनका हम लोग डेफिनेशन अच्छे से समझेंगे। प्योर सब्सटेंस क्या होगा, इसको शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। A substance which consists of single type of particles, ये वर्ड याद रखना है, single type of particles, single type of particles, and all particles are same in their chemical nature, और जितने भी particles हैं उनका जो केमिकल नेचर है वह क्या होता है, एक जैसा होता है, are called pure substances। हालांकि एग्जाम में ये कभी भी पूछा नहीं जाता है कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जबकि एलिमेंट्स और कंपाउंड का जो डेफिनेशन वो एकदम रट लेना है अभी ही, क्योंकि कभी भी पूछा जाएगा तुमसे कि एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होता है। अब ये एक ही प्रकार के पार्टिकल्स कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो लोहे का एक दरवाजा हुआ तुम्हारा, तो वह जहां भी देखो बस आयरन ही आयरन है, उसमें सिर्फ लोहा ही लोहा है, वहां पर और कुछ भी चीज नहीं पाया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, वह एक प्योर सब्सटेंस है। यदि पानी की बात करें, मान लो एक गिलास पानी है तो उसमें सिर्फ H2O नामक पार्टिकल ही मिलता है, तो ये क्या हो गया, एक प्योर सब्सटेंस हो गया। लेकिन यदि एयर की बात करें तो वहाँ पर O2 भी है, N2 भी है, H2O भी है, ये अलग अलग यहाँ पर पार्टिकल्स मिल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक मिक्सचर हो गया। और ये दोनों क्या हो गया, एक प्योर सब्सटेंस हो गया, जिसमें एक ही प्रकार के पार्टिकल सिर्फ मिल रहे हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने बताया था, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स को हम लोग डिफाइन करेंगे। एलिमेंट्स क्या होता है तुम समझ चुके हो, एलिमेंट्स से ही दुनिया के सारे पदार्थ अल्टीमेटली बने हुए हैं। तो ये अब इसको डिफिनेशन दूसरे तरीके से देंगे हम लोग। एलिमेंट्स किसे कहते हैं, एलिमेंट इज द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। इसका मुख्य रूप से ऐसे इसको समझना चाहिए कि दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं, जो भी मैटर है, वह मुख्य रूप से किससे बना है, एलिमेंट्स से ही मिलकर बना है। यानी मैटर को यदि हम लोग ब्रेक डाउन करें तो अल्टीमेटली हमें एलिमेंट्स ही मिलेंगे। जैसे CaCO3 तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसको यदि किसी प्रकार से तुम तोड़ सको तो इसमें तुम्हें कैल्शियम ही मिलेगा, कार्बन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, ये एलिमेंट्स मिलेंगे। लेकिन कैल्शियम को अब इसको आगे और कुछ नहीं मिलने वाला, बस कैल्शियम लास्ट हो गया, समझ गए। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये H2O और NaCl का मान लो हमारे पास मिक्सचर है, तो इसको यदि हटाया जाए, इसको ब्रेक किया जाए तो हमें मिल गया H2O एंड NaCl। इसको ब्रेक किया जाए तो हमें मिलेगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम और क्लोरीन, इस प्रकार से। लेकिन अब हाइड्रोजन को आगे ब्रेक नहीं किया जा सकता, समझ में आ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात यहाँ पर नहीं की जा रही, यहाँ पर सबसे सिंपल जो चीज़ हमारा हुआ वह हो गया एलिमेंट, हाइड्रोजन नामक एलिमेंट। हाइड्रोजन नामक एलिमेंट से कंपाउंड बना, इस कंपाउंड से मिक्सचर बना।
तो जो जो बेसिक एकदम चीज़ है जिससे कि दुनिया के सारे चीज़ें बनी है उसे ही एलिमेंट कहते हैं। यानी एक लाइन में बोला जाए तो दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं वह किसी न किसी एलिमेंट से ही मिलकर के बने हुए हैं। यानी जो चट्टान देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, ये जो दीवार देख रहे हो, कंप्यूटर देख रहे हो, या फिर तुम तकिया देख रहे हो, फर्नीचर देख रहे हो, कोई भी चीज़ देखेंगे तो अल्टीमेटली कोई ना कोई एलिमेंट्स हैं। हमारा जो शरीर है वह भी किस चीज़ से बना है, किसी न किसी एलिमेंट से ही बना है। बस एक एलिमेंट नहीं, कई एलिमेंट्स से मिलकर के बना हुआ है। समझ पा रहे हो एलिमेंट्स किसे कहते हैं? तो इसको याद अब कर लेना है हमें कि एलिमेंट क्या है। इट इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है जो कि आगे हम लोग फिजिकल, किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। यानी ये सबसे बेसिक चीज़ जो लास्ट हम लोगों को मिलता है वह एलिमेंट है। इसको आगे हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड। अब कंपाउंड किसे कहते हैं? तो व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स, जैसे मैंने बताया था कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, कंबाइंस टुगेदर इन डिफिनिट प्रोपोर्शन, ये वर्ड याद रखना है। तो तीन ही वर्ड तो हुआ, मतलब तीन टर्म्स इसको बना दे तो तीन टर्म्स हमें याद करना है। व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइंस टुगेदर इन डिफिनिट प्रोपोर्शन, 1, 2 एंड 3, तीन पार्ट्स में इसको याद कर लेंगे बस हो जाएगा। दे फॉर्म कंपाउंड, उसे ही क्या कहते हैं? कंपाउंड। लेकिन थोड़ा सा इसमें और ऐड हमें कर देना है कि जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें भी हम लोग किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा अलग यानी कि सेपरेट नहीं करते। यानी कि मान लो H2O है तो इसका कंपोनेंट्स को यानी H को और O को किसी भी फिजिकल प्रोसेस द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। हाँ, कुछ केमिकल प्रोसेस के द्वारा इसको अलग कर सकते हैं, लेकिन किसी भी फिजिकल प्रोसेस द्वारा कंपाउंड्स के जो एलिमेंट्स हैं या जो कंपोनेंट्स हैं उसको अलग नहीं किया जा सकता। ये भी बात यहाँ पर हमें ऐड कर देना होता है या ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा डेफिनेशन हो गया किस चीज़ का? कंपाउंड का। अब आ गया हमारा मिक्सचर। तो मिक्सचर जैसे मैंने बताया था, अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स, एक या एक से अधिक एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है, या एलिमेंट और कंपाउंड से मिलकर बना होता है, या दो से अधिक कंपाउंड से मिलकर बना होता है। नहीं समझ में आता है सर, आप बहुत कंफ्यूज कर दे रहे हैं। देखो, एलिमेंट प्लस एलिमेंट से बना होगा, एलिमेंट प्लस कंपाउंड से मिलके बना होगा, या कंपाउंड प्लस कंपाउंड से मिलके बना होगा। तीनों तरीके से मिक्सचर का फॉर्मेशन हो सकता है। अब ये सिर्फ दो होगा? नहीं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है, और मिक्सचर में जो इनका प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स्ड नहीं होता। इन एनी प्रोपोर्शन, इन एनी प्रोपोर्शन। तो ये हो गया मिक्सचर का डेफिनेशन। फिर से मैं बता देता हूँ, व्हाट इज मिक्सचर? अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड, जो एक या एक से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड से मिलकर के बना होता है। इन एनी प्रोपोर्शन, मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन, ये हम लोगों को पोर्शन मतलब ये जो पार्ट है इसको याद कर लेना है, इसको जरूर लिखना होता है। इसे हम लोग मिक्सचर कहते हैं। तो जो कंपाउंड होता है उसमें फिक्स्ड प्रोपोर्शन होना चाहिए एलिमेंट्स का, लेकिन जो मिक्सचर होता है इसमें कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं होता है। कोई चीज़ ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। Properties of mixture. The components of the mixture retains its own actual properties. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो एयर का यदि हम लोग उदाहरण लेंगे और वाटर का उदाहरण लेंगे। वाटर क्या है बच्चा लोग? ये है कंपाउंड। और एयर क्या है? एयर एक मिक्सचर है। तो एयर में क्या है? ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, H2O किस फॉर्म में रहेगा? गैसियस फॉर्म में रहेगा, और भी
चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। हम लोग 3 ही उदाहरण दे रहे हैं, CO2 भी मान लो एक उदाहरण ले लेते हैं। तो यहाँ पर बोलता क्या है कि ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर एयर में, एयर क्या हो गया, मिक्सचर हो गया, ये सब का अपना प्रॉपर्टी है, ये एक दूसरे से मर्ज नहीं कर रहा है। मतलब ऑक्सीजन का अपना प्रॉपर्टी है तो नाइट्रोजन का अपना है तो H2O का अपना, ये सारे एयर में मौजूद हैं या एयर नामक मिक्सचर में मौजूद हैं। इनमें किसी का प्रॉपर्टी दूसरे से मर्ज नहीं कर रहा है, सब अपने प्रॉपर्टी को रिटेन करते हैं, सबका अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। लेकिन वाटर क्या है, कंपाउंड है, इसमें ऐसी बात नहीं है। वाटर का अपना अलग प्रॉपर्टी है, हाइड्रोजन से अलग है और ऑक्सीजन से भी अलग है। इसका मतलब हाइड्रोजन का अलग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन का अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन जब ये दोनों आपस में मिल करके H2O बनाते हैं तब ये दोनों का एक ही, मतलब ये दोनों मिल करके एक खास अलग चीज बनाते हैं। और इस अलग चीज में ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का अलग अलग प्रॉपर्टी शो नहीं होता। अब ये नया चीज H2O का अलग प्रॉपर्टी हो गया। समझ में आ रहा है? अरे मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि जैसे मान लो H2O है तो अब एक नया चीज बन गया है ये, इसमें हाइड्रोजन का कोई गुण नहीं है, ऑक्सीजन का कोई गुण नहीं है, अब ये नया चीज बन गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नया चीज नहीं बना है, सब अपना प्रॉपर्टी को रखता है, ये भी ये भी ये भी और ये भी। लेकिन यदि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है तो ये नए अपना प्रॉपर्टी ये यहाँ नहीं रख रहा है, ये नया चीज बन रहा है। इस प्रकार से जो कंपाउंड होते हैं उसमें नए चीज का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जो मिक्सचर है उसमें कोई नया चीज नहीं बन रहा है, वो जो चीजें वो आपस में बस वहां रखी हुई हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ द कंपोनेंट्स आर नॉट फिक्स्ड, यानी जो प्रोपोर्शन है वो भी फिक्स्ड नहीं होता है, कोई भी चीज बढ़ सकता है या घट सकता है। हालांकि कंपाउंड में प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स रहेगा, ना घटेगा ना ही बढ़ेगा। H हमेशा 2 है तो 2 ही रहेगा और O हमेशा 1 है तो 1 ही रहेगा। द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर कैन बी इजीली सेपरेटेड यूजिंग अप्रोप्रिएट सेपरेशन टेक्निक्स, यानी मिक्सचर में ये जो कंपोनेंट्स हैं उसको आसान तरीकों से, फिजिकल मेथड्स से भी हम लोग इसको अलग कर सकते हैं, इसके कंपोनेंट्स को। लेकिन जो कंपाउंड है उसमें फिजिकल मेथड से तो बिल्कुल भी इसके कंपोनेंट को अलग नहीं किया जा सकता, जबकि कुछ केमिकल मेथड्स के द्वारा हम लोग इसको अलग कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल तो बिल्कुल नहीं चलेगा। अब ये मिक्सचर भी हमारा 2 प्रकार का हो गया, बहुत अच्छे से समझना है। अब 2 प्रकार का उदाहरण भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर है H2O और प्लस में NaCl, और एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं, यहाँ पर है H2O और साथ में यहाँ पर मेरे पास धूल कण है। तो तुम ही बताओ, H2O और NaCl यानी कि नमक को आपस में मिला दिया जाए तो ये पूरा घुल मिल जाएगा, यानी कि ये एक दूसरे से एकदम घुल मिल जाएंगे। लेकिन धूल का कण क्या H2O से एकदम घुल मिल जाएगा? तो आंसर है नहीं। तो जो पहला वाला टाइप है इसे हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, यानी इसके कंपोनेंट्स हैं थ्रू आउट एकदम एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। लेकिन जब इसके कंपोनेंट्स मतलब जो चीज़ इसमें मिला हुआ है एक दूसरे से घुलता मिलता नहीं है, सेपरेट होता है, तो उसे हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो यहाँ क्लियर देख सकते हो, ये है होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें ये कंपोनेंट्स एक दूसरे से पूरा घुल मिल गए हैं, और देख सकते हो यहाँ पर इनका थ्रू आउट एक ही कंपोजिशन फिर माना जाता है। लेकिन हेट्रोजीनियस यहाँ मिक्सचर देख सकते हो, यहाँ पर ये वाला चीज़ ज़्यादा है और यहाँ पर ये वाला चीज़ ज़्यादा है, मतलब इसमें पूरा घुलते मिलते नहीं है। ये है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लेकिन सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, इसको अच्छे से हमें लिखना भी आना चाहिए। तो होमोजीनियस मिक्सचर का डेफिनेशन, अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस
इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, यानी कि हमें याद क्या करना है, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। यूनिफॉर्मली मिक्स्ड मतलब एक समान यदि उसके कंपोनेंट्स हैं तो हम लोग उस मिक्सचर को क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। थ्रू आउट कंपोजिशन एक होना चाहिए। थ्रू आउट कंपोजिशन एक कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि यहाँ पर पानी है उसमें नमक घोल दिया गया है तो जो पानी और नमक थ्रू आउट एक समान होगा, मतलब कहीं से भी यदि हम मान लो टेस्ट भी करते हैं तो सब तरफ ये समान रूप से, एक समान रूप से पाया जाएगा, यानी ये यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होगा। तो ये सारे वर्ड्स हमें यहाँ पर यूज़ करने हैं। फिर से देख लो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या क्या हम लोग कहेंगे। तो अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस, ये तो तुम लिख सकते इफ़ ऑल द कंपोनेंट्स, यदि इसके सारे कंपोनेंट्स मिक्स्ड ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, यानी सारे कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हैं, सारे कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हैं, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसे कहेंगे, अ मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर इज नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, यदि वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं है तो उसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। जैसे वाटर, सैंड, एयर, ये सब क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के उदाहरण हो गए। जैसे वाटर और सैंड, यदि पानी में हम लोग किस चीज़ को मिला देंगे, सैंड को। ये देखो यदि ये वाटर है और इसमें सैंड पार्टिकल्स मिला देंगे, क्ले पार्टिकल्स मिला देंगे, तो क्या ये थ्रू आउट कंपोजिशन एक होगा, तो आंसर है नहीं। क्या ये यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होंगे, तो आंसर है नहीं। इसलिए हमें इसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। चलो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बीच में क्या डिफरेंस होगा, तो ये भी हम कर सकते हैं आसानी से। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, इसमें सिर्फ एक ही प्रकार के पार्टिकल्स पाए जाएंगे, उसे प्योर सब्सटेंस कहेंगे। लेकिन मिक्सचर में दो या दो से अधिक प्रकार के जो कंपोनेंट्स हैं वो पाए जाएंगे, पार्टिकल्स हैं वो पाए जाएंगे किसी भी प्रपोर्शन में। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इंटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मीन्स, यानी कि जो प्योर सब्सटेंसेस हैं या तो एलिमेंट है या तो कंपाउंड है, उनको फिर फर्दर हम लोग किसी भी फिजिकल मीन्स के द्वारा, किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते, जबकि मिक्सचर में ये किया जा सकता है। अब प्योर सब्सटेंस इज आइदर अ कंपाउंड और एलिमेंट, ये तो पता ही है। और मिक्सचर क्या है, ये हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर हो सकते हैं। नाउ अब इम्पॉर्टेंट आ गया हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ पर अब हम लोग जो मिक्सचर पढ़ रहे हैं वो तीन तरीके से हम लोग को पढ़ना है। पहला है ट्रू सॉल्यूशन या फिर सॉल्यूशन, दूसरा है सस्पेंशन और तीसरा है कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो अब ये क्या हुआ, अब ये जो मिक्सचर है इसको मान लो तीन प्रकार के हम लोग यहाँ पर मिक्सचर को बनाएंगे। तीनों प्रकार के मिक्सचर को तुम यहाँ देख सकते हो। तीनों में मान लो वाटर ऐड किया गया है, H2O और H2O, तीनों हम लोगों ने पानी लिया है और तीन मिक्सचर बना रहे हैं। पहले में हम लोगों ने साल्ट को ऐड कर दिया, वाटर प्लस साल्ट का क्या हो गया, ये एक मिक्सचर हो गया। दूसरा में हम लोगों ने वाटर प्लस कुछ गोंद को डाल दिया है, गम को डाल दिया है, और उसका एक मिक्सचर हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। या फिर मान लो मिल्क को डाल दिया है, इस तरीके से वाटर प्लस मिल्क का हम लोगों ने क्या कर दिया है, मिक्सचर बना दिया है। इसके बाद तीसरा में हम लोग वाटर प्लस सैंड या क्ले पार्टिकल को डालेंगे और ये मिक्सचर यहाँ पर बना देंगे। तो तुम्हारे पास यहाँ तीन प्रकार का मिक्सचर देखने को मिल रहा है। तो ये जो पहला मिक्सचर बनेगा बच्चों, इसी को हम लोग ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ये जो वाटर और मिल्क का सॉल्यूशन यहाँ पर बना रहे हैं हम लोग, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन, ये दूसरा हो गया। और ये जो तीसरा हम लोगों ने बनाया है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सस्पेंशन के नाम से बोलते हैं। इस प्रकार से हमारे पास तीन प्रकार के ये मिक्सचर हमें पढ़ने होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। हालांकि ये क्रम जो तुम्हारे बुक में दिया गया है, पहला, दूसरा और तीसरा,
लेकिन मैं ऐसे तुम्हें समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ये हो गया हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन या कोलोइडल भी कह सकते हैं इसको, और ये तीसरा हो गया सस्पेंशन। इसमें क्या अंतर तुम्हें देखने को मिल रहा है? काफ़ी सारे अंतर यहाँ देखने को मिलेंगे जो आगे हम लोग करने वाले हैं। एक एक अच्छे से तुम्हें यहाँ समझना है, मेन यही चीज़ पढ़ना है तुमको अपने बुक में। तो आ गया हमारा पहला सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सीधा सा डेफिनेशन इसका लिख सकते हैं। एक सॉल्यूशन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का, दो या दो से अधिक सब्सटेंसों का होमोजीनियस मिक्सचर है। बस सिंपल सा। इसका मतलब हम लोगों ने देखा कि यह एक होमोजीनियस मिक्सचर हो रहा है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ हैं, जैसे कि लेमोनेड यानी नींबू का जो शरबत हो गया, सोडा वाटर हो गया। सोडा वाटर में क्या होगा? वाटर प्लस CO2 यहाँ पर ऐड होगा। अब CO2 इसमें मिक्स होगा यानी कि मिक्सचर होगा, लेकिन ये होमोजीनियस मिक्सचर होगा, तो यह एक सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ से सबसे पहला चीज़ जो हमें सीखना है वो प्रॉपर्टीज़ सीखना है। जैसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, ये कंपेयर करते हुए भी हमें पढ़ना है और बहुत अच्छे से सीखना है। तो यदि हमारे पास मान लो कि वाटर है, वाटर H2O प्लस NaCl का ये क्या है? मिक्सचर है। तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ तुम देख सकते हो? यहाँ देखना, सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में बोल रहा है वह एक होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। क्या ये सही बोल रहा है? बिल्कुल। तो ये पहला प्रॉपर्टी में ये लिख रहा है कि इस प्रकार का जो सॉल्यूशन बनता है उसे होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। दूसरा, the particles of solution are smaller than 1 nanometer in diameter which cannot be seen by naked eyes। तो यहाँ दो बातें बोल रहा है, दोनों बात को हमको याद रखना है। पहला क्या हुआ भैया? ये होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। दूसरा हो गया कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे होंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि इसको हम लोग नेकेड आई से हम लोग नहीं देख सकते। चलो अब तुम बताओ, क्या पानी और नमक के घोल में नमक को तुम अलग से देख सकते हो? यहाँ पर ये पार्टिकल्स दिखेंगे? तो आंसर है नहीं। तो इस तरीके से 3 पॉइंट्स यहाँ पर हमारे सीधे सीधे बन जा रहे हैं। अब दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग टिंडल इफेक्ट एक पढ़ते हैं, तो बस याद कर लो यहाँ से, इसको लास्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। टिंडल इफेक्ट क्या होता है वो हम लोग देखेंगे बाद में। बस यहाँ से समझ लो कि यहाँ पर टिंडल इफेक्ट कोई भी ये शो नहीं करता है। इसको एकदम याद कर लो, आगे मैं बताऊंगा तो और अच्छे से समझ जाओगे। The solution particles cannot be separated from the mixture by process of filtration। यानी सिंपल फिल्ट्रेशन से हम लोग इसके पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते। अरे सिंपल फिल्ट्रेशन क्या हो गया कि यदि हम लोग फिल्टर पेपर एक लेंगे, इस तरीके से तुम देखे भी होगे, फिल्टर पेपर को ऐसा हम लोग यदि कीप के आकार को दे देंगे और यहाँ इस मिक्सचर को हम लोग इसमें डालेंगे, तो क्या नमक और पानी यहाँ अलग होगा? तो आंसर है नहीं, नहीं हो पाएगा। तो यही बात यहाँ पर बता रहा है कि ये सेपरेट नहीं हो सकता बाय सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड। द सॉल्यूशन इज स्टेबल एंड सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। यानी कि यहाँ पर यदि नमक और पानी को छोड़ दिया जाए तो क्या नमक कुछ देर बाद बैठ जाएगा? तो आंसर है नहीं। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं कि ये स्टेबल होता है। देखा तुमने क्या क्या पॉइंट्स आ गए? एकदम आसान आसान पॉइंट्स है, पॉइंट्स सब याद करो। तो होमोजीनियस मिक्सचर है, 1 नैनोमीटर से छोटा पार्टिकल्स होता है, नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता है, फिल्ट्रेशन से अलग नहीं हो सकता है और स्टेबल होता है। कितना आसान आसान पॉइंट है। इतना लंबा लंबा लाइन लिखने का भी नहीं ज़रूरत है, एग्जाम में सिंपल भी लिख सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर है, 1 नैनोमीटर से छोटा पार्टिकल होता है, नेकेड आई से नहीं देख सकते, टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता, फिल्ट्रेशन से सॉल्यूट को अलग नहीं कर सकते, स्टेबल होता है।
अब ये जो पॉइंट्स मैंने बनाए इसी को दिमाग में रख कर के फिर हम लोग यदि कभी पूछता है सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइडल में डिफरेंस तो उसको हम लोग आसानी से कर सकेंगे। चलो, इसमें और सारे चीज़ों को हम लोग को पढ़ना है, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें ऐड किए गए हैं। अब बोलता है ये जो सॉल्यूशन है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला तो होता है सॉल्वेंट और दूसरा क्या होता है, सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट किसे कहते हैं, सॉल्यूट किसे कहते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो यदि वाटर है और साल्ट है प्लस साल्ट है तो वाटर को यहाँ पर हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे। सॉल्वेंट वो हुआ जो कि साल्ट को घुला लेता है, उसको डिज़ोल्व कर लेता है और ज़्यादा मात्रा में होता है, वह हो गया सॉल्वेंट। और दूसरा पार्ट है सॉल्यूट, जो घुल जाता है, जो कम मात्रा में होता है, वह क्या होता है, सॉल्यूट होता है। अब तुम्हारे दिमाग में बात आएगा कि सर ये तो हो गया लिक्विड और ये हो गया सॉलिड, तो क्या हमेशा जब सॉल्यूशन बनता है तो ऐसा ही होना चाहिए कि एक लिक्विड होगा दूसरा सॉलिड होगा? तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं है। सॉल्वेंट, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों हो सकता है। सॉल्यूट, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों हो सकता है, ये बात याद रखना। यानी कि सॉल्वेंट भी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड गैस हो सकता है, सॉल्यूट भी सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है, यानी घुलाने वाला भी सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है और घुलने वाला भी सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है। इसमें कंफ्यूजन मत रखना। कहने का मतलब सॉल्यूशन हमारा जो है वह दो चीज़ों से मिलकर के बना है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, साल्ट सॉल्यूशन में वाटर हो गया सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या हो गया, साल्ट। अब सॉल्वेंट किसे कहते हैं आ गया हमारा डेफिनेशन वाला भाग, जो मैंने बोला है कि बच्चा लोग बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा। की पॉइंट्स याद करना है, कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करने जिस एग्ज़ाम में हमें अच्छे नंबर आए। तो द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, भाई सॉल्वेंट क्या है, कंपोनेंट है किसका, सॉल्यूशन का। दैट डिजॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट, यानी जो डिजॉल्व करने का काम करता है दूसरे कंपोनेंट को। यदि कुल मिला के यहाँ वर्ड याद करना है, कंपोनेंट, डिजॉल्व, ये दो वर्ड याद है तो इस डेफिनेशन को हम लोग आसानी से लिख पाएंगे। क्या बोल रहा है, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच डिजॉल्व्स द अदर कंपोनेंट प्रेजेंट इन इट, इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट एंड इट इज यूजुअली लार्जर इन अमाउंट। ये क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो ये लिखो चाहे ना लिखो, ये तुम्हारा काम चल जाएगा, इज कॉल्ड सॉल्वेंट। दूसरा सॉल्यूट में भी यही दो वर्ड याद रखना है, कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व्ड, वो घुल जाता है इन द सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट में घुल जाता है, इज कॉल्ड सॉल्यूट, उसे हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। तो वर्ड्स ध्यान में रखो, क्योंकि ये हिंदी मीडियम तो है, इंग्लिश मीडियम है, तुम्हें खूब अच्छे से लिखने आता है लेकिन वर्ड्स ही नहीं पता तो क्या तुम लिख सकते हो, बिल्कुल नहीं। इसलिए वर्ड्स हमें याद रखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा ताकि हम एग्ज़ाम में लिख सकें। चलो, एग्जाम्पल्स तो तुम्हें पता ही हैं। अब एग्जाम्पल्स में यहाँ सॉलिड इन अ सॉलिड सॉल्यूशन, यहाँ सॉल्वेंट भी क्या है, सॉलिड है, सॉल्यूट भी क्या है, सॉलिड है। तो ऐसा कुछ है क्या, यस, एलॉयज। एलॉयज मतलब मिश्र धातु। Alloys are mixture of two or more metals or a metal and a non-metal, और ये सब के सब सॉलिड होते हैं। यानी कि सॉलिड तुम्हारा सॉल्वेंट भी है और सॉलिड तुम्हारा सॉल्यूट भी है, और ये दोनों मिला के फिर सॉल्यूशन बनाते हैं जिसे हम लोग एलॉय के नाम से जानते हैं, मिश्र धातु के नाम से जानते हैं। एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इंटू देयर कंपोनेंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स, इनको अलग नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल ब्रास, याद कर लेना है कि जो ब्रास है इसमें जिंक है और कॉपर है, जिंक प्लस कॉपर का ये क्या है, एक मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है, और होमोजीनियस मिक्सचर है और ये ट्रू सॉल्यूशन बना रहा है, इसको अलॉय कहेंगे।
अल्लोय मतलब मिश्र धातु कहेंगे। और ये किस अल्लोय का फॉर्मेशन करता है? ब्रास। तो ये बहुत सारे ऐसे जो तुम्हारे अलॉयज हैं उसको, उसके नाम को याद करना है, उसकी कंपोजिशन को तुम्हें याद करना है 10th क्लास में। यहाँ नहीं याद करना है सब, यहाँ जो दिया है एक याद कर लो। अब बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन हैं जिसमें सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन मिलेगा, ये तो तुम जानते ही हो। जैसे कि पानी में तुम्हारा चीनी को घोला जा रहा है, तो वो इस तरीके का उदाहरण हो गया। अब एक है टिंचर ऑफ आयोडीन, इसको याद कर लेना है। अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन, याद कर लेना। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है? इसमें आयोडीन प्लस अल्कोहल मिला होगा, इसे टिंचर ऑफ आयोडीन कहेंगे। हैज़ आयोडीन, आयोडीन सॉलिड होता है और अल्कोहल लिक्विड पार्ट होता है। तीसरा उदाहरण है लिक्विड इन लिक्विड, तो ये तो बहुत आसान है। जैसे लेमन वाटर है, अरे पानी है तुम्हारा और उसमें लेमन का जूस डाला हुआ है, तो बस वो क्या हुआ? लिक्विड इन लिक्विड हो गया। गैस इन गैस तो और आसान है, जैसे हमारा एयर जो है वह गैस इन गैस है, इसमें ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। सोडा वाटर क्या है? इट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, जैसे कि इसमें तुम्हारा वाटर हो गया और इसमें CO2 मिला हुआ है, तो ये जो CO2 मिला हुआ है वो गैस हो गया और वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया, CO2 सॉल्यूट हो गया। इस तरीके से ये उदाहरण हम देख सकते हैं। अब कुछ और चीज़ें हमें पढ़नी है सॉल्यूशन के बारे में, और वह है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब ये कंसंट्रेशन क्या होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मान लो एक गिलास हमारे पास यहाँ पर पानी है और यहाँ भी एक गिलास हमने पानी को रखा हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले में 1 चम्मच हम लोग चीनी को डाल देते हैं और दूसरे वाले में हम लोग 20 चम्मच चीनी को डाल देते हैं और घुला लेते हैं। तो जो पहला वाला हमारा जो कंटेनर है इसमें हम लोग बोलेंगे कि जो साल्ट है उसका कंसंट्रेशन क्या है? कम है। अब समझ पा रहे हो तुम कंसंट्रेशन में क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरे में बोलोगे कि यहाँ पर चीनी का कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। समझ पा रहे हो? यानी कि कंसंट्रेशन कहने का मतलब यहाँ मात्रा से हो रहा है, किसी चीज़ का मात्रा कम है या किसी चीज़ का मात्रा ज़्यादा है, उसे किस टर्म में हम लोग बताते हैं? कंसंट्रेशन के टर्म में बताते हैं। यदि दूसरे नज़र से देखा जाए तो यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। और इस कंटेनर में वाटर का कंसंट्रेशन क्या हो गया? कम हो गया। कैसे कम हो गया? क्योंकि यहाँ नमक क्या है? ज़्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ पर पानी थोड़ा कम ही तो होगा ना भाई। इसमें यहीं तक मान लो भरा हुआ है, 1 गिलास मैंने भी शुरू में बोला था, लेकिन अब मैं उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करके बोल रहा हूँ कि यहीं तक, यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्यूशन बनाया है। 1 गिलास पानी नहीं लिया, यहाँ तक सॉल्यूशन बनाया है। और इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए इसमें पानी ज़्यादा है और चीनी कम है। इसमें चीनी ज़्यादा है और पानी कम है, तो कंपेयर यदि इन दोनों को हम लोग करेंगे तो फिर यहाँ चीनी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ चीनी का कंसंट्रेशन कम है। यहाँ पानी का कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। कुल मिला के बोले तो ये पतला है और ये गाढ़ा है। बोलो सही बात है या गलत बात है? बिल्कुल। तो बोलेंगे ये पतला है, यानी इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन भी हम लोग बोलते हैं और इसको कंसंट्रेटेड भी बोलते हैं। ये आगे तुम पढ़ोगे। समझ रहे हो इन बातों को? तो इस प्रकार से ये कंसंट्रेशन वर्ड हम लोग यहाँ पर समझते हैं। और इसके लिए और भी काफ़ी चीज़ें हम लोग को आगे पढ़नी है। चलो एक एक चीज़ को समझने का कोशिश करो। देखो काफ़ी चीज़ें हमें समझना होता है, काफ़ी चीज़ हमें याद करना होता है। डेफिनेशन क्या कहता है? द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, यानी कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है दिए गए सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में भी निकालते हैं, तो उसे ही उसका हम लोग क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन कहते हैं। या फिर
द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन अ गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि कोई सॉल्यूट कितना घुला हुआ है किसी खास मास या वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम लोग बाय मास, मास के रूप में भी यानी द्रव्यमान के रूप में भी, वजन के रूप में भी कंसंट्रेशन को निकालते हैं और वॉल्यूम आयतन के रूप में भी कंसंट्रेशन को निकालते हैं, उसके परसेंटेज को निकालते हैं। ठीक है, जैसे एक उदाहरण मान लो, ले लो कि 10 ग्राम, मान लो कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, 10 ग्राम चीनी को घोल दिया है और टोटल 100 ग्राम का सॉल्यूशन बनाया। टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम का है, मतलब इसमें चीनी भी ऐड है और 90 ग्राम पानी है। तो बोला जाएगा कि सॉल्यूट का बाय मास कितना परसेंटेज हुआ। तो इसको हम लोग इस प्रकार से निकालते हैं कि सॉल्यूट बटा टोटल सॉल्यूशन गुना 100। तो इस प्रकार से 10% ये आया हमारा सॉल्यूट पार्टिकल। समझ गए? इसका मतलब 10% वहां पर क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल है टोटल में से। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? यहां पर हम लोग इसका कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं बाय मास और ये परसेंटेज में हम लोग निकाल रहे हैं। तो ऐसा कर कुछ क्वेश्चन भी तुम्हारे एग्जाम में पूछ सकता है। अब देखो, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, इट कैन बी डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन डाइल्यूट यानी पतला हो सकता है या कंसंट्रेटेड हो सकता है। अब डाइल्यूट किसे कहेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होगा? द सॉल्यूशन वेयर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज लो, यानी जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है, जो चीनी हमने घोला है, वह कम है, तो इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। अब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे सॉल्यूशन वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज हाई, जो चीनी डाला था वो बहुत ज़्यादा है, तो उसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हम लोग कहेंगे। ये देखो, यहाँ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, लेकिन अब कुछ और टर्म्स है जिसमें सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ये सब वर्ड्स हम लोगों को यहाँ देखना है। तो अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि जितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट घोला जाना चाहिए था उतना हम लोगों ने घोल दिया है। जैसे मान लो, फिर से मैं बता रहा हूँ, 1 गिलास पानी है, इस पानी का एबिलिटी है कि ये 20 स्पून्स ऑफ साल्ट को घोल सकता है, और हम लोगों ने 20 स्पून ऑफ साल्ट को इसमें डाल करके पूरा घोल भी दिया है। मतलब कि यदि 21वां चम्मच हम लोग इसमें डालेंगे तो वो घुलेगा नहीं बल्कि बैठना शुरू हो जाएगा। इसका कैपेसिटी है कि ये बस 20 चम्मच को ही घुला सकता है, 20 चम्मच नमक को ही घुला सकता है। तो जितना इसका कैपेसिटी था उतना हम लोगों ने यदि घुला लिया है तो उसे हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन यदि अभी इसमें मान लो इसका कैपेसिटी है 20 चम्मच का और हम लोगों ने सिर्फ 5 चम्मच ही डाला है, तो क्या इसमें और डाला जा सकता है? तो आंसर है यस, अभी और डाल सकते हैं। तब उसको हम लोग फिर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अब इंग्लिश में थोड़ा देखो, हिंदी में तो बहुत आसानी से हम लोग बोल देते हैं, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे देखो, when no more amount, देखो कितना अच्छा वर्ड यूज किया गया, no more amount of solute can be dissolved। बस 2 पार्ट्स में इसको हम लोग याद कर सकते हैं। और ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम लोग डिसॉल्व नहीं कर सकेंगे किसी सॉल्यूशन में एट अ गिवन टेम्परेचर। ये भी वर्ड यहाँ ऐड करना होता है, क्योंकि यदि टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए या टेम्परेचर को घटा दिया जाए तो घोलने की शक्ति बढ़ जाती है, घोलने की क्षमता बढ़ जाती है। जैसे मैंने उदाहरण जो बताया, इसमें बताया कि 20 चम्मच नमक ही घोला जा सकता है, लेकिन यदि टेम्परेचर को बढ़ा दे बच्चा लोग, 21वां चम्मच भी घुल जाएगा, ये भी याद रखना।
तो यहाँ पर इसीलिए ये टर्म यूज़ करते हैं कि टेम्परेचर को फिक्स रखना है, टेम्परेचर को ना ही घटाएंगे ना ही बढ़ाएंगे। तब जितना अमाउंट डिज़ोल्व करना चाहिए था, यदि उतना डिज़ोल्व हो चुका है तो उसे हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। फिर से इसके डेफिनेशन को देखो, दो पार्ट्स में हम लोग याद करेंगे। इफ़ नो या फिर व्हेन नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अनसेचुरेटेड क्या है? अनसेचुरेटेड मतलब थोड़ा और मिलाया जा सकता था उसमें, यानी व्हेन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको कुछ और उदाहरण से देख सकते हो, जैसे कि मान लो कि तुम 5 रोटी खा सकते हो, 5 रोटी क्या कर सकते हो? खा सकते हो। और अभी तुमने मात्र 2 रोटी ही खाया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि हम अभी हमारा पेट अनसेचुरेटेड है, यानी और 3 रोटी हम लोग खा सकते हैं। अब मान लो तुम 5 ही रोटी खाते हो और 5 तुमने खा लिया है, तब बोलेंगे कि हमारा पेट क्या हो गया? अब सैचुरेटेड हो गया, अब ज़्यादा रोटी नहीं खाया जाएगा। समझ गए कितना अच्छा आसान सा था। अब आ गया नेक्स्ट टर्म, वो है सॉल्युबिलिटी। तो द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट द गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। यानी किसी खास टेम्परेचर पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट प्रेजेंट है वही इसके सॉल्युबिलिटी को दिखाता है, यानी घुलनशीलता, जितना उसको घोलना था उसने उसको घोल लिया है। इफ द मिक्सचर इज हीटेड, यदि मिक्सचर को गर्म किया जाएगा, इट कैन डिजॉल्व सम मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इसमें थोड़ा और सॉल्यूट घुल सकता है। और द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस वो अलग अलग हो सकता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस वेरीज विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के अनुसार ये कम बेसी हो सकता है। अब कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन जैसे मैंने बताया था, तो मास बाय मास परसेंटेज जो निकालना है हमारा, तो सबसे पहले ऊपर सॉल्यूट का मास लिख देंगे, नीचे टोटल मास लिख देंगे, सॉल्यूशन का गुना 100 करेंगे तो ये परसेंटेज हमारा निकल जाता है। अब यहाँ पर यदि हम लोग वॉल्यूम से निकालना चाहेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे, नीचे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे, गुना 100 करेंगे तो ये भी हमारा यहाँ पर इसका परसेंटेज निकल जाएगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ देखो क्या बोल रहा है। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट, यानी कि जो सॉल्यूट है जिसको घुला रहे वह 40 ग्राम साल्ट है, इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, यानी 320 ग्राम वाटर है, उसमें 40 ग्राम हम लोगों ने साल्ट को मिला दिया है, तो टोटल हो गया तुम्हारा 360 ग्राम का सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन। तो यदि चीन मान लो कि ये साल्ट का कंसंट्रेशन निकालना है तो ऊपर लिख देंगे साल्ट, नीचे लिख देंगे टोटल, गुना कर देंगे 100, अब इसी का परसेंटेज निकाल लेंगे। तो ये देखो 40/360 इंटू 100 इज इक्वल टू 11.1%, यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन इन सारे चीज़ों को यहाँ पर हम लोग को लिखना भी होगा। इस प्रकार से हम लोग कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल देखा जा सकता है। टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 30 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी NaCl लिया गया, इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी सॉल्यूट क्या हो गया? 36 ग्राम हो गया, सॉल्वेंट क्या हो गया? 100 ग्राम हो गया, और दोनों मिला के 136 ग्राम क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। परसेंटेज निकालना है तो हमें 36 को ऊपर लिखना है, अपॉन 136 लिखना है, सिर्फ अपॉन 136 लिखना है, इंटू 100 लिखना है। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे तो यह जाएगा 26.47%। इस प्रकार से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अभी हमने ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया, तो नेक्स्ट है सस्पेंशन।
सस्पेंशन वर्ड आ रहा है सस्पेंड से, ठीक है। और सस्पेंड का मतलब क्या होता है, लटका होना। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यहाँ तक तो तुम्हें याद हो जाएगा बिल्कुल आसानी से कि सस्पेंशन क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इन विच, जिसमें द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व, सॉल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व नहीं होते हैं, बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, लेकिन वो सस्पेंडेड रहते हैं। अब बोलो सस्पेंडेड का मीनिंग बहुत अच्छे से मैं ऐसे सिखा दूं तो सस्पेंडेड का मीनिंग समझो कि लटके रहना। ये देखो, मान लो कि ये पानी है और धूल के कण, इसमें हम धूल को हम लोगों ने मिला दिया है, तो ये जो धूल के कण है इस तरीके से सब तरफ सस्पेंडेड रहेंगे। कहाँ सस्पेंडेड रहेंगे, थ्रू आउट द मीडियम, ये पूरे मीडियम में इस प्रकार से सस्पेंडेड होते हैं, ये इसमें डिसॉल्व नहीं होते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। सस्पेंशन का यहाँ उदाहरण तुम देख सकते हो। इस तरीके से क्ले पार्टिकल को पानी में जब डाला गया है तो वो पूरा तरीका से सस्पेंडेड है ना। और जब कुछ देर हम लोग छोड़ देते हैं तो ये क्ले पार्टिकल फिर बैठना भी शुरू कर देता है। ये आगे मैं बता रहा हूँ। पहले हम लोग डेफिनेशन को और अच्छे से देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग को याद करनी है, कैसे हम लोग याद कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यहाँ तक लिख देंगे, इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व। ये हो गया पहला पार्ट, जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व नहीं होता है, बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, यानी पूरे मीडियम में ये क्या होता है, सस्पेंडेड होता है। इस तरीके से ये बिखरा हुआ होता है, लटका हुआ रहता है सब तरफ, उसे ही हम लोग कहते हैं सस्पेंशन। समझ गए। तो वर्ड क्या याद रखना है, सस्पेंडेड, और इस सस्पेंडेड से ही वर्ड आया है हमारा सस्पेंशन। ओके। और क्या सस्पेंडेड होता है, तो सॉल्यूट पार्टिकल सस्पेंडेड होता है। कहाँ पर, तो थ्रू आउट द बल्क ऑफ, नहीं याद है तुम्हें तो थ्रू आउट द मीडियम ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी चल जाएगा तुम्हारा काम। इस प्रकार से ये हो गया हमारा डेफिनेशन। जैसे कि पानी में चॉक को हम लोग घोल दें, या फिर जो हवा है उसमें जो स्मोक है वह क्या है, एक सस्पेंशन को बनाता है। तो अभी हम लोगों ने ट्रू सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज पढ़ा है, तो उसी से कंपेयर करके यहाँ पर हम लोग सस्पेंशन का भी पढ़ सकते हैं। जैसे ट्रू सॉल्यूशन क्या था, होमोजीनियस, तो ये क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स थे उसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते थे, यहाँ देख सकते हैं। साइज ऑफ पार्टिकल्स क्या, उसमें 1 नैनोमीटर से छोटा था, इसमें 100 नैनोमीटर से बड़ा है। इट इज़ अनस्टेबल मिक्सचर, ये कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, जबकि हम लोगों ने ट्रू सॉल्यूशन में देखा था कि वो एक स्टेबल होता है। अनस्टेबल कहने का मतलब है कि सॉल्यूट सेटल्स डाउन एट द बॉटम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि मान लो यहाँ पर हम लोगों ने क्ले को पानी में घोल करके सस्पेंशन बनाया है, थोड़ी देर बाद रखेंगे तो ये क्ले पार्टिकल्स फिर जमना शुरू कर जाएंगे, नीचे सेटल डाउन होना शुरू कर जाएंगे। इफ द सॉल्यूशन इज पास्ड थ्रू फिल्टर पेपर, इसको फिल्टर पेपर से हम लोग सॉल्यूट को क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इट स्कैटर लाइट व्हेन लाइट पासेस थ्रू द सॉल्यूशन, इट मीन्स इट शोज टिंडल इफेक्ट। तो ये मैं पढ़ाया नहीं हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी तुरंत पढ़ा रहा हूँ। टिंडल इफेक्ट को ये शो करता है। देखो कितना आसान है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, नेकेड आई से देख सकते हैं, 100 nm से पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, अनस्टेबल होता है, फिल्टर पेपर से फिल्टर कर सकते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करता है और कुछ स्थिति में नहीं भी शो करता है। तो ये चीज़, इतना बात हमें याद रखना है। और इस तरीके से हम लोग डिफरेंस भी कर सकते हैं यदि कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो। अब आ गया हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन, तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर in which the size of particles lies between the true solution and suspension।
तो बार बार मैं सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन बोल रहा हूँ, तो सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन भी हम लोग बोलते हैं, कई जगह लिखा होता है, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है तुम्हें। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या हुआ, तो ये देखने में तो होमोजीनियस लगता है, ये भी याद रखना कि कोलॉइडल सॉल्यूशन अपीयर्स टू बी होमोजीनियस, देखने में लगेगा कि ये होमोजीनियस है, बट एक्चुअली कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस, इसे भी हमें याद रखना है। तो वाटर कोलॉइडल सॉल्यूशन, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द साइज ऑफ पार्टिकल्स लाइज, देखो लाइज वर्ड एक याद करना होगा, लाइज माने ये रहता है इन बिटवीन, किसके बीच में, लाइज बिटवीन द ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, तो सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन के बीच का जो साइज है पार्टिकल्स का, वो किसका रहता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन का। चलो प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब तुमने दो चीज़ों की प्रॉपर्टीज को देख लिया है तो ये अब आसानी से समझ सकते हो। द पार्टिकल ऑफ कोलॉइड कांट बी सीन बाय नेकेड आइज, इसके पार्टिकल्स को भी हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते। इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। दस सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्टर पेपर, तीसरा यहाँ बोल रहे हैं कि इसको फिल्टर पेपर से हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। साइज कितना है, तो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होगा। इट इज़ स्टेबल, ये भी एक स्टेबल मिक्सचर है। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, पार्टिकल इसके भी सेटल डाउन नहीं होते हैं। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। और इसका जो लास्ट है वह क्या है कि यह टिंडल इफेक्ट को शो करता है, यानी टिंडल इफेक्ट को ये क्या करता है, प्रदर्शित करता है, दिखाता है। समझ गए। अब चलो इसमें टिंडल इफेक्ट क्या होता है वो थोड़ा आगे मैं बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ टिंडल इफेक्ट लिखा हुआ है। इसके पहले यहाँ पर अब हम लोग इसमें कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या क्या कंपोनेंट हैं, तो इसमें भी दो कंपोनेंट होंगे। पहला है डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा है डिस्पर्शन मीडियम। तो जो ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट होता था वैसा ही यहाँ पर क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है। और ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता था वैसा ही यहाँ डिस्पर्स्ड मीडियम है। बस वैसे ही समझ के चलो। तो जैसे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिल करके सॉल्यूशन बनाते थे, वैसे ही डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम मिल करके कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाएंगे। तो व्हाट इज डिस्पर्स्ड फेज, द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट। भाई अभी जो मैंने बता दिया वही तुम्हें याद रखना है कि जो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट है, सॉल्यूट के जैसा जो कंपोनेंट है, और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन द कोलॉइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज। या फिर जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स हैं जो कि कोलॉइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड होते, उसमें घुले मिले होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्पर्स्ड फेज कहेंगे। दूसरा है डिस्पर्शन मीडियम। तो द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड इज नोन एज डिस्पर्सिंग मीडियम। ठीक है, तो डिस्पर्सिंग मीडियम क्या हो गया, या डिस्पर्शन मीडियम, यहाँ देखो डिस्पर्शन है, ठीक है, तो ये दोनों लिखा रहता है, मैं इसको ON कर देता हूँ, डिस्पर्शन मीडियम। तो डिस्पर्शन मीडियम क्या हो गया कि जिसमें डिस्पर्स्ड फेज पाया जाता है, सस्पेंडेड होता है, उसमें डिसॉल्व होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हो ये है डिस्पर्सन मीडियम, ये है डिस्पर्स्ड फेज। अब जो डिस्पर्सन मीडियम है, मान लो कि गैस है और उसमें लिक्विड क्या है, मतलब लिक्विड उसमें फैला हुआ है, जैसे कि क्लाउड्स हो गया, मिस्ट हो गया, फॉग हो गया। तो फॉग में क्या होता है, एयर होगा जिसमें लिक्विड पार्टिकल्स क्या हैं, सस्पेंडेड होंगे, और इस प्रकार से यह क्या बन जाएगा, एक सस्पेंशन बनाएगा। अब सस्पेंडेड मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो सस्पेंशन मत समझ लेना, ये कोलॉइड बनाएगा। इस प्रकार के कोलॉइड को हम लोग एरोसोल कहते हैं। तो देखो ये जो चीज़ है तुम्हारा बहुत टफ होता है, याद करना बहुत मुश्किल होता है। एक और उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, ये है मड। मड मतलब क्या होता है, कीचड़।
अब कीचड़ कैसे बनता है? जब पानी में क्ले पार्टिकल मिलेगा तो कीचड़ का फॉर्मेशन होगा, इसे हम लोग सोल बोलेंगे। तो पानी हो गया लिक्विड और इसमें क्ले पार्टिकल हो गया सॉलिड, यानी कि डिस्पर्सिंग मीडियम क्या हो गया? ये हो गया वाटर। और डिस्पर्स्ड फेज क्या हो गया? ये हो गया क्ले पार्टिकल। इस तरीके से यहाँ पर मड का फॉर्मेशन होता है। अब आ गया हमारा टिंडल इफेक्ट। क्या होता है? यहाँ पर टिंडल इफेक्ट को आप देख सकते हो। टिंडल इफेक्ट में हो क्या रहा है भला? ये देखो, ये आप देखोगे कि ये जो लाइट है, लाइट का ये जो पाथ है वह विजिबल हो जा रहा है। क्या हो रहा है टिंडल इफेक्ट में? हो क्या रहा है? तो जो लाइट होता है उसका पाथ क्या होता है? विजिबल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से ये खिड़की से होकर के लाइट आ रहा है, तो ये लाइट का पूरा रास्ता ही मुझे हमें दिखता है। तो ये हो गया पहला चीज, इसे ही बोलते हैं टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट, कि जो पाथ ऑफ लाइट है वो विजिबल हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई ये लाइट का पाथ विजिबल क्यों हो जाता है? तो इसका आंसर है स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। तो बोलोगे अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट को इस तरीके से समझ सकते हो कि जब ये जो लाइट आ रहा है और लाइट आने के कारण, मतलब जब लाइट आता है और ये पार्टिकल्स से टकराता है तो ये क्या करता है? इधर उधर बिखर जाता है। यहाँ भी देख सकते हो तुम कि ये लाइट रेज आ रहे हैं तो इस पार्टिकल से टकराने के बाद ये क्या हो रहा है? बिखर जा रहा है, इधर उधर बिखर जा रहा है। इसे ही हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो सब मैं बता रहा हूं, एक बार ऐसे ऊपर ऊपर मैं पढ़ा दे रहा हूं, उसके बाद सब डिटेल बताऊंगा। तो टिंडल इफेक्ट क्या है? बोला मैंने कि जो लाइट का पाथ हो जाता है वो विजिबल माने दिखना शुरू हो जाता है, उसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। क्यों होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। तो तीसरी बात आती है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही क्यों होता है? तो जब मीडियम में जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स उस साइज के होंगे जो कि जो लाइट को स्कैटर कर दे, उसको हम लोग उसी के कारण फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा। तो ऐसा कौन कौन सा मीडियम हो सकता है? तो वो हो सकता है कोलॉइडल मीडियम। यानी जो कोलॉइड होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वे लाइट को क्या कर सकते हैं? स्कैटर कर सकते हैं, जिस कारण से लाइट का पाथ विजिबल होगा। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इसी को हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। अब ये कोलॉइड हो गया या फिर तुम्हारा सस्पेंशन भी होता है, वह भी क्या करता है? इसको दिखाता है। तो यही बात हमें याद रखनी है और इसको यदि हम लोग एक साथ मिला देंगे तो उसी को टिंडल इफेक्ट हम लोग कह देंगे। तो व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? तो बोलता है व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, देखा तुमने लाइट वर्ड आ गया, इज पास्ड थ्रू कोलॉइडल सॉल्यूशन, देखा कोलॉइडल सॉल्यूशन आ गया। द कोलॉइडल पार्टिकल्स, पार्टिकल्स क्या करेंगे? स्कैटर, देखो स्कैटर वर्ड आ गया। द बीम ऑफ लाइट एंड द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। तो जो जो चीजें मैंने यहाँ बताई थी उन्हीं सारे चीजों को वहां जोड़ दिया गया है कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट passes through colloidal solution, the particle of colloidal solution scatter the beam of light, वो लाइट को क्या करता है? स्कैटर करता है, या स्कैटर द रेज ऑफ लाइट एंड द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। दिस इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। तो ये सारी बातें तुमने यहाँ पर देखी, ये सारी बातों को जब ऐड कर देते हैं तो हमारा टिंडल इफेक्ट का डेफिनेशन बनता है। देखा तुमने, डेफिनेशन को रटा नहीं जाता बल्कि उसको समझा जाता है कौन कौन सी बातें टिंडल इफेक्ट में हम लोगों को लिखना है, तो ये सब बातें लिखना है। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, the colloidal particles scatter the beam of light and the path of light becomes visible. It is called as Tyndall effect. तो ये सारे बात याद करना है। टिंडल, ये कोलॉइडल पार्टिकल, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और विजिबल,
तो ये सब बात यदि लिख दोगे तो ये बन जाएगा ये टिंडल इफेक्ट। वेरी गुड। एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दिखा दिया, यहाँ पर तुम्हारे बुक का एग्जाम्पल है कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन वो ट्रू सॉल्यूशन होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट को नहीं शो करेगा। बट मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क जो कि कोलोइडल सॉल्यूशन होगा वो टिंडल इफेक्ट को शो करेगा। ठीक है, तो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और वाटर और मिल्क का सॉल्यूशन है, ये क्या हो गया, कोलोइडल सॉल्यूशन हो गया और ये ट्रू सॉल्यूशन होगा। तो ट्रू सॉल्यूशन है तो यहाँ पर कोई भी लाइट का पाथ विजिबल नहीं हो रहा है, और ये देख सकते हो ये लाइट का पाथ यहाँ पर विजिबल है, इसीलिए इसे हम लोग टिंडल इफेक्ट कहेंगे। तो ये सारी बातें यहाँ तुम देख सकते हो। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, एक बार इसको देख लो। वेन, ये तुम्हारे बुक में नहीं दिया है लेकिन 10th में तुम्हें पढ़ना है। वेन द लाइट स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शन बाय पार्टिकल, ठीक है, प्रेजेंट इन द मीडियम, द फिनोमेना इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो यही है तुम्हारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटर मतलब क्या हो गया, छितर बितर हो गया, इधर उधर फैल गया। अब आ गया फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो कोई भी पदार्थ है उसमें कुछ चेंजेस हम देख सकते हैं। कुछ चेंजेस को हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज और कुछ चेंजेस को बोलते हैं केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या है, द प्रोसेस विच ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बट नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड एज फिजिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस क्या हुआ कि वैसा जब किसी पदार्थ का फिजिकल प्रॉपर्टी में बदलाव होता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो गया, जैसे कि डेंसिटी हो गया, कलर हो गया, स्टेट ऑफ मैटर हो गया, ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। इसी के साथ बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो बोलता है कि यदि फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है तो उसे हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं, लेकिन उसके केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होता है। अब बोलोगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ देखो मैं समझा रहा हूँ। ये देखो, ये क्या है, आइस है, ये है बच्चा लोग आइस। अब आइस को यदि हम लोग हीट करेंगे तो ये क्या बन गया, वाटर बन गया, ये हो गया वाटर। अब वाटर को जब हीट करेंगे तो ये हो जाएगा वेपर, यानी कि ये गैसियस स्टेट में आ गया। तो ये था आइस, वाटर, और ये हो गया वेपर। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि स्टेट चेंज हो रहा है। आइस से क्या बन रहा है, वाटर, और वाटर से क्या बन रहा है, वेपर, यानी यहाँ स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में बदल रहा है। लेकिन तीनों स्थिति में यहाँ देखा जाए तो आइस में जो पदार्थ है वह क्या है, H2O ही है, वाटर में भी वो H2O ही है और वेपर में भी वह H2O ही है। यानी जो केमिकल है, पदार्थ है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। पहले भी H2O था, उसके बाद गर्म करने के बाद भी H2O है, उसके बाद गर्म करने के बाद भी H2O है। तो यहाँ पर चेंज तो देखने को मिल रहा है, लेकिन इस चेंज को हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। ठीक इसी प्रकार से यदि एक यहाँ पर मान लो मैग्नीशियम का रिबन रखा हुआ है, ये हो गया मैग्नीशियम का रिबन। अब इसको हम लोगों ने काट करके इसका शेप को बदल दिया, साइज़ को बदल दिया, तो अब ये साइज़ मान लो ये छोटा हो गया। तो पहले भी ये मैग्नीशियम था, अब भी क्या है, मैग्नीशियम है। तो क्या यहाँ पर कुछ चेंज हुआ है, यस, इसका साइज में चेंज हुआ है। तो इस चेंज को हम लोग बोलेंगे फिजिकल चेंज, क्योंकि यहाँ जो केमिकल है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो यदि केमिकल बदल जाएगा तब क्या होगा, तब उसको हम लोग केमिकल चेंज के नाम से जानते हैं। तो अभी भी नहीं समझ में आया तो बस सिंपल सा समझ लो कि यदि ओल्ड सब्सटेंस से न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब पुराने पदार्थ से नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, कोई नया केमिकल बन जा रहा है, तो उसे हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं।
लेकिन यदि कोई पुराना पदार्थ है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ तो उसे हम लोग फिर फिजिकल चेंज के नाम से जानते हैं। अब उदाहरण देख लो फिर से तो ज़्यादा समझ में आएगा। मान लो यहाँ मैग्नीशियम था, उसको हम लोगों ने काट दिया तो भी वह मैग्नीशियम ही है, तो ये फिजिकल चेंज कहलाएगा। लेकिन अब मैग्नीशियम है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोगों ने जला दिया तो ये हो गया पुराना पदार्थ, और जैसे ही जलाएंगे तो नया पदार्थ बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये हो गया नया पदार्थ, तो ये फिर केमिकल चेंज कहलाएगा। ये केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है, तो यानी कि एक लाइन में बोलेंगे जब भी नया केमिकल बनेगा तो उसे हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। लेकिन यदि नया केमिकल नहीं बन रहा है तो वो सिंपल फिजिकल चेंज कहलाएगा। तो यहाँ फिर से हम लोग अब इसका डेफिनेशन देखेंगे। The process which brings about changes in physical properties of matter but no new substances are formed are called physical changes। मतलब जहाँ पर नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है उसे हम लोग फिजिकल चेंजेस कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लो। Physical properties are properties that can be measured or observed without changing the chemical nature of the substance। जैसे कि कलर, डेंसिटी, वॉल्यूम, मास, ये बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारा क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। अब केमिकल चेंज तो मैंने जैसे बताया कि द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, जब नए पदार्थ का निर्माण होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे। और इसमें केमिकल प्रॉपर्टी सब्सटेंस का क्या हो जाता है, बदल जाता है, उसे हम लोग केमिकल चेंज के नाम से जानते हैं। केमिकल चेंज को ही हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं, जो कि हम लोग को क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 में पूरा डिटेल पढ़ना है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन पूरा डिटेल में पढ़ना है वहाँ, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ अच्छे तरीके से, ताकि तुम जब जाओ 10th में तो तुम्हें पता चल जाए कि केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। और केमिकल चेंज सिंपल सा क्या हुआ, नए पदार्थ का बनना। जब भी किसी प्रकार से नया चीज़ बनता है, जैसे मान लो कि हम लोग कोयला को जला रहे हैं तो नया चीज़ क्या बन रहा है, कोयला को जला रहे हैं मतलब कोयला मतलब कार्बन हो गया, उसको जब जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो नया चीज़ बना कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये नया चीज़ बना कि नहीं बना, बिल्कुल। पुराना चीज़ था कार्बन, नया चीज़ बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से यहाँ केमिकल चेंज हुआ। तो बर्निंग क्या है क्वेश्चन, तो ये आंसर है कि यह एक केमिकल चेंज है। अब देखो, डाइजेशन ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन, चेंजिंग द ओडोर ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ वुड एंड पेपर, ये सब क्या हैं, केमिकल चेंज के उदाहरण हैं। कभी भी तुम्हारे दिमाग में लगे कि भाई केमिकल चेंज हो रहा है या फिजिकल चेंज, तो बस थोड़ा सा यह दिमाग लगाना कि यदि नई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है तो मतलब वहाँ केमिकल चेंज बन रहा है, हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो यानी फिजिकल चेंज है वो। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट्स विथ अनदर एंड न्यू केमिकल्स, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। समझ गए, समटाइम्स सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन एंड न्यू केमिकल्स आर फॉर्म्ड। तो ये सब डिटेल फिर तुम 10th में पढ़ने ही वाले हो। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, तो वही चीज़ हम लोग को यहाँ भी लिख देना है। इट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज फिजिकल स्टेट, शेप, साइज etc। इट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन केमिकल प्रॉपर्टीज, नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, केमिकल में कोई बदलाव नहीं होगा, एंड न्यू केमिकल्स आर फॉर्म्ड, यहाँ पर नए केमिकल का फॉर्मेशन होगा, या फिर बोले कि न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। लेकिन यहाँ जो केमिकल चेंज होता है यूजुअली इरिवर्सिबल होता है, यानी कि ये भी कुछ कंडीशंस में रिवर्सिबल हो सकते हैं, लेकिन हम लोग को लिखना है कि ये क्या होते हैं, यूजुअली इट इज़, है ना,
usually it is irreversible, no new substance is formed, new substance is formed। तो बस यही सब चीज़ें हम लोग लिख देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर और ये टाइप्स और प्योर सब्सटेंसेस। तो हम लोगों ने एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में पहले पढ़ लिया है, उसके डेफिनेशन को भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। एलिमेंट्स के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया गया है जिसे हम लोग पढ़ लेते हैं। रॉबर्ट बॉयल के बारे में बोला जाता है वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट। तो सबसे पहले एलिमेंट टर्म किसने वर्ड जो यूज़ किया हुए थे, रॉबर्ट बॉयल थे। 1661 में इन्होंने इस टर्म को यूज़ किया था। अकॉर्डिंग टू एंटनी ल्यूरेंट लेवाइजर, एलिमेंट इज़ अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। जो मैंने कितने अच्छे से तुम्हें बताया है कि दुनिया का जितना भी पदार्थ है, जिसे भी हम लोग मैटर कहते हैं, उसका जो सबसे बेसिक चीज़ है, जिस चीज़ से वो मैटर बना है, वह क्या है? एलिमेंट है। दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर सब्सटेंसेज। यानी कि जो एलिमेंट है वह लास्ट पदार्थ है हमारे पास जिससे कि कोई भी पदार्थ बना है, उसको आगे कोई भी और सिंपल सब्सटेंस में हम लोग नहीं ब्रेक कर सकते हैं बाय एनी केमिकल रिएक्शंस। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज 118। It is divided in 3 types which are metals, non-metals and metalloids। तो इसे मैं दिखा दे रहा हूँ तुरंत में। एलिमेंट्स को अब हम लोग डिवाइड करते हैं मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटालॉइड्स में। तो शुरू में ही मैंने यहाँ पर तुम्हें पढ़ा दिया था या ये देखो कि हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। तो 118 ये एलिमेंट्स है, तुम यहाँ पर देख सकते हो। और इन 118 एलिमेंट्स में इनको अब हम लोग 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ये देखो, ये हाइड्रोजन है नॉन मेटल, और ये सारे यहाँ पर जो देख रहे हो ये सब यहाँ पर नॉन मेटल के उदाहरण हैं। अब यहाँ पर कुछ मेटालॉइड्स भी होते हैं जिसे हम यहाँ देख सकते हैं। ये देखो, बोरोन है, सिलिकॉन है, फिर आर्सेनिक है, टेलुरियम है, एस्टेटाइन है। ये सब क्या है? ये सब मेटालॉइड्स के उदाहरण है, यानी मेटालॉइड्स हैं। और ये सब क्या है? नॉन मेटल्स हैं। तो बाकी जो बच गए ये सब क्या हो गए? ये भी नॉन मेटल है। ये सारे हमारे मेटल्स हो जाते हैं, ये सारे मेटल्स हो जाते हैं। इस प्रकार से हम 3 यहाँ पर ग्रुप बना करके पढ़ते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। तो ये जो ग्रुप हम लोग बना रहे हैं, कैसे बना पा रहे हैं? कुछ प्रॉपर्टीज़ के आधार पर बना पा रहे हैं। तो जो मेटल हैं उनके कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होते हैं, और ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसको क्लास 10 में चैप्टर नंबर 3 में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। तो जो मेटल्स हैं उनमें खास प्रॉपर्टी होता है कि उनमें शाइन होता है, लस्टर होता है। दूसरा, वो सोनोरस होते हैं, यानी कि वो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। उनको यदि हीट किया जाएगा तो वो एक साउंड को प्रोड्यूस करेंगे। जैसे तुम लोहा को हीट करोगे तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करेगा। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये 3 सिंपल जो मैंने बताया, उनमें शाइन होता है, वो सोनोरस होते हैं, और वे हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं, यानी उनसे होकर के हीट कंडक्ट होता है, चलता है, इलेक्ट्रिसिटी चलता है। जैसे तुम जानते हो कि कॉपर का वायर तुम्हारे घरों में लगा रहता है, एल्युमिनियम का वायर तुम्हारे घरों में लगता है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। इसके बाद भी कुछ और प्रॉपर्टीज़ हमें याद कर लेने, जैसे डक्टाइल। जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, मतलब उनको हम लोग वायर के रूप में खींच सकते हैं, खींच करके उनको वायर बना सकते हैं, पतला तार बना सकते हैं। मेटल्स मैलिएबल होते हैं, मतलब उनको पीट करके थिन शीट्स में हम लोग बदल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ क्लास 10th में और डिटेल में पढ़ोगे। एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, तो इतने सारे एग्जाम्पल्स मैंने तो वहाँ दिखा दिया तुम्हें कि ये सारे हमारे मेटल्स हैं। अब कुछ एक्सेप्शन भी 1-2 पढ़ सकते हैं कि मरकरी क्या है? ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बेसिकली रूम टेम्परेचर पे जितने भी मेटल हैं वह क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। लेकिन जो हमारा मरकरी है Hg, वह क्या होता है? लिक्विड होता है। इसे याद कर सकते हो। अब प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, तो जो मेटल है उसका जस्ट अपोजिट जितना भी प्रॉपर्टी होगा वह क्या होगा? नॉन मेटल का। मेटल क्या होता है? लस्चरस होता है, उसमें लस्चर पाया जाता है, शाइन पाया जाता है। लेकिन नॉन मेटल में लस्चर नहीं पाया जाता। बस इतना सा लिख सकते हैं।
दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स, इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर नॉट लस्ट्रस, नॉट सोनोरस एंड नॉट मैलिएबल। ठीक है, यानी कि वो सोनोरस भी नहीं होते, मैलिएबल भी नहीं होते, डक्टाइल भी नहीं होते, लस्ट्रस भी नहीं होते। ये बस नॉट नॉट करके लगा देना है, बस हो गया तुम्हारा। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ठीक है, ब्रोमीन, क्लोरीन। तो ये जो ब्रोमीन होता है ये भी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, यह भी हमें याद कर लेना है। ये देखो ये कार्बन है, तो कार्बन में जो हमारा हीरा है यानी डायमंड है और ग्रेफाइट है, ये दोनों कार्बन से ही मिलकर के बने। इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन लगा रहेगा। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर मैं नहीं बना रहा हूँ, स्ट्रक्चर तुम्हें आगे क्लासेस में मतलब क्लास 10th में तुम्हें इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, किस चीज़ का, डायमंड का। इसी प्रकार से जो ग्रेफाइट है वह भी कार्बन कार्बन से मिलकर के बना हुआ, उसमें भी सिर्फ कार्बन कार्बन इस तरीके से लगा होता है। और लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी डिफरेंस होते हैं, वो क्लास 10th में तुम्हें पढ़ना है। यहाँ पर बस हमें ये जानना है कि जो ग्रेफाइट होता है वह क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का, ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी होकर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जबकि ये जो हीरा है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता, यानी कि जो डायमंड है उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होता। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालॉइड्स, तो मेटालॉइड्स क्या है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज को रखते हैं, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, ये सब मैंने जो बताया था। अब आ गया 11 एलिमेंट्स आर गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको याद कर सकते, एक्स्ट्रा दिया हुआ है। मरकरी और ब्रोमीन लिक्विड होता है। गैलियम और सीजियम जो है वह उनको हथेली पर रखोगे तो वो उसी टेम्परेचर पर वो पिघलने लगेंगे। ये सारी बातें कुछ बताई गई हैं एक्स्ट्रा में। कंपाउंड्स मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा दिया है तुम्हें। अ कंपाउंड इज सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स chemically combined together with a fixed proportion, with नहीं बोलेंगे, in a fixed proportion, मतलब एक fixed proportion में दो या ज़्यादा एलिमेंट आपस में मिलेंगे तो वो कंपाउंड बनाएंगे। तो ये तुम्हें पूरा डिटेल मैंने पढ़ा दिया है, ऐसे सिंपल में पढ़ के यहाँ पर बता रहा हूँ। मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस तुम कर ही सकते हो, डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में तुम कर सकते हो। तो ये सारा चीज़ तुम कर लेना। ये एक्टिविटी मैंने पढ़ा दिया है तुम्हें, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जिसे जब मैंने चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ाया है, एनसीईआरटी से जो चैप्टर पढ़ा है उसमें ये पूरा डिटेल बता दिया गया है। तो बच्चों ये चैप्टर तुम्हें कैसा लगा, क्या फ़ायदा हुआ, ज़रूर तुम लिख करके बताना। और डिस्क्रिप्शन भी चेक करना, वहाँ नोट्स भी तुम्हें मिल जाएगा। तो मैं मिल रहा हूँ नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।